नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति लाइफ हाई स्टडी आईएएस चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीडीपी बाल विकास से संबंधित टॉपिक अभिवृद्धि एवं विकास में हम देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास की अवस्थाएं, आनुवांशिकता या वंशानुक्रम और वातावरण। दोस्तों, यह क्लास 2 है। क्लास फर्स्ट में आप अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित जितने भी पक्ष हैं वो देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप क्लास फर्स्ट को देख लीजिए। सीटेट यूपी टेट 2022-23 में जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें सीडीपी का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक वर्ष बीएड, बीटीसी, सीटेट, यूपी टेट, केवीएस, एनवीएस जितनी भी प्रमुख परीक्षाएं होती हैं उसमें इसके प्रश्न आते ही आते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में हम देखते हैं पहला सिद्धांत समान प्रतिमान का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, इसमें हम देखते हैं इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। इसका तात्पर्य है प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, क्योंकि विकास का अनेक वर्षों तक अवलोकन करने पर विकास के विभिन्न पक्षों के विकासात्मक प्रतिमानों को जाना जा सकता है। जैसे मनुष्य है, जानवर कोई भी है, तो उसकी जो जनरेशन आगे आती रहती है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलती है, डेफिनिट होती है। मनुष्य है तो ह्यूमन बींग्स ही पैदा होते हैं। तो दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्का दोमुखी सिफेलोक्यूडल बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, विकास किस दिशा में होता है, तो सिर से पैर की दिशा में होता है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और इसे क्या बोलते हैं, मस्काधोमुखी सिफेलोक्यूडल। अर्थात विकास की दिशा जो सिर से पैर की तरफ होती है वह लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत होती है। तो दूसरा हम दोस्तों देखते हैं कि दूसरा किस तरफ से विकास होता है। जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। कहने का तात्पर्य है जो दूसरी तरफ से विकास, पहला तो हुआ सिर से पैर लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी तरफ हमारा विकास कैसे होता है, क्रम जो इसका है मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है। कहने का तात्पर्य है केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ, समीप से दूर, नियर टू फार, ये डेवलपमेंट होता है। ठीक है। और विकास क्रमिक प्रक्रिया होती है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और तीसरा सिद्धांत दिया गया निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी गति मंद और तेज होती है। दोस्तों, आपको इसमें 3 पॉइंट मिल गया कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, सेकेंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हो गया गति मंद और तेज हो सकती है इसकी। जैसे वृद्धावस्था में क्या है, लंबाई बढ़ती है, नहीं बढ़ती। किशोरावस्था में हमारी वृद्धि होती रहती है। अब बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक लंबाई की वृद्धि अत्यधिक रहती है, तो गति जो है मंद और तेज होती रहती है। ये चीज़ निरंतरता का सिद्धांत में बताया गया है, लेकिन यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। चौथा पॉइंट जो है, चौथा सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। कहने का तात्पर्य है सामान्य से विशिष्ट, पहले जनरल चीज़ें, जैसे अगर हाथ देखा जाए तो हाथ को सामान्य तौर पर आप देख लीजिए, लेकिन अगर विशिष्ट चीज़ की बात की जाएगी तो उंगलियां, हथेलियां, नाखून, ये सब आएंगे। तो हमारा विकास पहले सामान्य होता है, फिर उसके बाद जो क्रियाएं, जैसे हाथ का विकास हुआ, फिर उंगलियां, नाखून, ऐसे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत हमें यही बताता है। जैसे उदाहरण है उठना, बैठना, चलना, दौड़ना।
पहले हम खड़े होना सीखते हैं, फिर हम दौड़ना सीखते हैं। इस प्रकार से सामान्य से विशिष्ट की तरफ हमारा विकास हो रहा है। उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, आप उदाहरण देख सकते हैं। 5वां है हमारा पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। पूर्वानुमान से तात्पर्य ये होता है कि हमें अनुभव है, पहले से जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं, ठीक है। जैसे पता है कि बचपन में हमारा विकास, हमारी लंबाई कम रहेगी और किशोरावस्था में हम ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, हमारी वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरीके से पूर्वानुमान है ना, हमें पहले से पता है, हमारा एक्सपीरियंस है कि बड़े जब होते हैं हम तो हमारी लंबाई ज़्यादा होती है और बचपन में कम होती है। तो इस प्रकार से विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा, ये हम पूर्वानुमान सिद्धांत के द्वारा जान सकते हैं। 6ठा है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, तो वह एकीकरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। अगर यह पूछा जाए कि बच्चों में कौन सा सिद्धांत पाया जाता है, तो आप बताएंगे एकीकरण। जैसे बच्चे को ये नहीं पता है कि पानी की गिलास को कैसे उठाया जाए, ठीक है, तो बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाता है, फिर उंगलियों को, मतलब उसका विकास जैसे कि संपूर्ण अंग के बाद फिर किसी विशिष्ट अंग को वो चलाना सीखता है। तो इसलिए यह प्रक्रिया बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, तो यह एकीकरण कहलाती है। और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो 7वां है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। कहने का तात्पर्य है प्रत्येक बच्चे का विकास जो व्यक्तिगत रूप से है वो समान नहीं हो सकता है, सभी में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया जो है बदलती रहती है। जैसे प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि की प्रक्रिया अत्यधिक तेज रहेगी, लेकिन बाद के वर्षों में धीमी हो जाती है, परंतु विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। तो दोस्तों हम देखते हैं 8वां सिद्धांत क्या है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब यह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। डेवलपमेंट इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस, ये रेखीय नहीं हो सकता, ये कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलेगा, क्योंकि यह तेज होता रहता है, धीमी होती रहती है। जैसे अब वृद्धावस्था आया तो हमारा विकास धीमे गति में हो जाता है, मतलब लंबाई ये सब आप समझ सकते हैं। वृद्धि और विकास में मैंने इसको अच्छे से बताया हुआ था, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज हो जाती है। प्रारंभिक वर्षों में जिस प्रकार मैंने बताया कि वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र रहती है, बाद के वर्षों में धीमी हो जाती है, तो इसलिए ये रेखीय प्रोसेस नहीं होगा। रेखीय में एकदम सीधे तरीके से लाइन जो है सीधी, उसको रेखीय बोलते हैं। हमारा 9वां देखते हैं सिद्धांत क्या है, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर रहते हैं। कहने का तात्पर्य शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगर किसी बालक का शारीरिक विकास हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसका जो है मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, बौद्धिक विकास भी होगा। कक्षा 8 का बच्चा जब कक्षा 10 में जाता है तो उसका कुछ न कुछ, जैसे हाइट में अगर वेट में परिवर्तन आ रहा है उसके शारीरिक विकास में, तो उसकी बौद्धिक क्षमता भी विकसित होगी उसके हिसाब से। और संवेगात्मक जो भावनात्मक रूप से इमोशनल चीज़ें हैं वो भी बदलती रहती हैं। और सामाजिक परिवर्तन ये है कि समाज में क्या हो रहा है, ये चारों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। इसलिए अंतर संबंधित विकास के सिद्धांत में यही है कि शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब हम देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला है प्रसव पूर्व, जिसे प्री नैटल स्टेज कहा जाता है। यह अवस्था जो है 9 महीने या 280 दिन तक रहती है। यह अवस्था माता के गर्भाधान कॉन्सेप्शन से शुरू होती है, मतलब जन्म लेने से पूर्व की अवस्था जो होती है उसे प्रसव पूर्व की अवस्था कहा जाता है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। शैशवा अवस्था, इन्फेंसी स्टेज जो है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवा अवस्था बोला जाता है। इस अवस्था में
कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। जाहिर सी बात है, बच्चा अभी छोटा है, वह अपने हाथ से कुछ भी नहीं ले सकता। अगर उसे दूध पीना है तो माता पिता पिलाएंगे, उसकी केयर करेंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसके साथ हमेशा कौन रहेगा? माता पिता ही रहेंगे। इसलिए कहा गया है कि बच्चे जो है शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य जो उसको जन्मजात प्रवृत्तियां प्राप्त हैं, अभी उसके व्यवहार का प्रदर्शन उसी के माध्यम से होगा। अगर बच्चा रो रहा है, उसको पहचानना है, किसी को देखना है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, मूल प्रवृत्तियां जो भी हैं वो अपने बातों को किस माध्यम से कहेगा? रोकर, चिल्ला कर। तो ये सारी मूल प्रवृत्तियां हुई। तो इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। मतलब कि 0 से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था, जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है। 2-3 साल का बच्चा है, वो क्वेश्चनिंग करता रहता है कि पापा ये इधर किधर रखना है, गिलास किधर रखना है, पानी आप कहाँ ले जा रहे हैं, ये बुक कौन पढ़ेगा? इस तरीके के प्रश्न बच्चे पूछते रहते हैं। तो इसलिए इसे इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहती है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना रहती है। आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में रहती है? तो आप बताएंगे शैशवावस्था में। फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, जैसे बच्चा अपने माँ के पास ज़्यादा रहना पसंद करता है। अगर कोई बच्चा उसकी माँ की गोद में थोड़ी देर के लिए भी आ जाता है तो बच्चा रोने लगता है। क्योंकि उसे ये भी नहीं पता रहता कि अभी तो ये चला जाएगा बच्चा और मैं फिर अपनी माँ के पास रहूँगा। रोता इसलिए है कि उसका हक कोई न छीन ले। इसलिए आत्म प्रेम की भावना को यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसे खिलौने की आयु कहा जाता है, टॉय एज। इस एज में बच्चे को अपने खिलौने से अत्यधिक प्रेम रहता है, वह अपना खिलौना किसी को भी नहीं दे सकता है। शैशवावस्था में बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, मतलब कि वह दूसरों को ज़्यादातर कॉपी करता है, नकल करता है। ठीक है, जैसे प्ले ग्रुप के बच्चे हैं वो अपनी मैडम का अनुकरण करते हैं ना, कि मैम गुड मॉर्निंग, ये सब कैसे बोलती हैं। तो अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे को सोचने समझने की ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, वो ज़्यादा कल्पना नहीं कर सकता। ये चीज़ें हैं अतार्किक चिंतन। ठीक है, तो बाल्यावस्था जो होती है, चाइल्डहुड स्टेज 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसे तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा गई है। तो लॉजिकल थिंकिंग की स्टेज किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। इसमें बच्चा सोचने समझने लगता है क्योंकि वह स्कूल जाने लायक तक हो जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। आरंभिक स्कूल की एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा 6 वर्ष से मैक्सिमम बच्चे जो है जाने लगते हैं स्कूल। ठीक है, आरंभिक स्कूल की एज बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं। जब समूह में खेलते रहते हैं तो वह ज़मीन पर भी खेलते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को साफ सुथरा नहीं रख पाते हैं। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसमें बच्चे इस एज में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए इसे स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था, गेम्स स्टेज कहा जाता है। बच्चे ज़्यादातर प्लेइंग में ज़्यादा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और वह ग्रुप में खेलते रहते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में संग्रहण, स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। संग्रहण करने की, वो जो कुछ भी सीखते हैं उन्हें याद रहता है, और जैसे कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, ये सारी बीती हुई बातें भी उन्हें याद रहती हैं। तो इसलिए इसे स्टोरेज, संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने वाली अवस्था भी बोला गया है। इसी स्टेज से बच्चों को सोचने समझने की जो विकास है वो होने लगता है, उनकी मेंटल एबिलिटी बढ़ने लगती है। इसे टोली, समूह, गैंग की अवस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। अगर राजा रानी वाला खेल खेल रहे हैं, चोर सिपाही खेल रहे हैं, कुछ भी, तो वो ग्रुप में खेलते हैं। और उसमें एक लीडरशिप, जैसे कि खुद को लीडर मानते हैं, ऐसा तरीके से वो पेश आते हैं जो गैंग में खेलते हैं। और इसे जीवन का अनोखा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, बचपना बहुत ही अनोखा होता है, यूनिक पीरियड। हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन बचपन हमें याद ही रहता है। तो चौथा है किशोरावस्था, एडोलिसेंस, 12 से 18 वर्ष या 13 से 18 वर्ष। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ही बहुत सारे स्ट्रगल्स हमें करने पड़ते हैं, लाइफ से, कैरियर से, जितने भी जुड़े हैं। तो इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था स्टेनले हॉल ने बताया है। अगर पूछा जाता है संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे किशोरावस्था, जिसे स्टेनले हॉल ने बताया है।
इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। विषमलिंगी से तात्पर्य है अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होना, महिला का पुरुष से, पुरुष का महिला से। ठीक है, इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टीचर अक्सर भी क्लास में जो इस एज के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं बेटा फ्यूचर आप ब्राइट करना चाहते हो तो यही एज सबसे राइट है, तो इसलिए गोल्डन एज इसे बोला जाता है। जो ठान लो आप उसे कर सकते हैं। तो इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। वीर पूजा से तात्पर्य यहाँ पे आप अपना किसी को जिसको आप हीरो समझते हैं, जैसे मान लो किसी की हेयर स्टाइल आपको बहुत पसंद आ गई तो आप उसकी नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, या फिर आपको स्वामी विवेकानंद जी की कोई थॉट पसंद आ गया, या आप किसको अपना फॉलोवर, जो चीज़ फॉलो करते हैं, किसको आप फॉलो करते हैं, हीरो वर्शिप में ये भावना आती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। जो चीज़ प्रत्यक्ष नहीं रहती है उसको सोचते हैं। मान लीजिए अगर गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है तो वो ये नहीं सोचेंगे कि गांधी जी की प्रतिमा सुंदर है या कैसी है, ये चीज़ पे बात नहीं करेंगे, ये कैसे बनी हुई है, इसकी प्रक्रिया क्या है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, ये अमूर्त चिंतन होता है। अनुवांशिकता, वंशानुक्रम और वातावरण, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है। हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरेडिटी देखते हैं। जब अनुवांशिक जीन्स गुण में क्या है, आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, वृद्धि, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं तो उसे हेरेडिटी बोलते हैं। अनुवांशिक जो जेनेटिक लक्षण होते हैं, आँख, नाक, रंग, ये सब जो माता पिता से लक्षण मिलते रहते हैं बच्चों के, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, इसे हेरेडिटी बोलते हैं। और इन्वायरमेंट क्या है, इससे अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि। चारों तरफ के जो वातावरण है, माहौल है, जिनसे हम रोज़ नई नई चीज़ें सीखते हैं, जो हमारे आस पड़ोस रोज़ घटनाएं घटित होती हैं, वो सभी हमारे इन्वायरमेंट है। तो मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। दोनों कौन कौन से, डेवलपमेंट में दोनों चीज़ें कौन कौन सी हैं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दैट मेक्स द कंप्लीट डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन हम देखते हैं। कई साइंटिस्ट जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने डेफिनेशन दी है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो डगलस और हॉलैंड का कहना है वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं भौतिक विशेषताएं, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्क एंड एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, कार्य या क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित किए हैं शामिल हैं। ये तो पूर्वजों के बारे में बता दिए कि जो माता पिता या पूर्वजों से अर्जित किए हुए हमारी जो विशेषताएं हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, किस तरह से हमारी क्षमता है, ये सब हमें पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं। डगलस और हॉलैंड बताते हैं, और दूसरे साइंटिस्ट जो है बताते हैं, रूथ बेनेडिक्ट बताते हैं, इनके अनुसार जो है माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं, और डगलस ने बताया था पूर्वजों द्वारा। ठीक है, तो जेम्स डेवर बताते हैं कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। मतलब फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो माता पिता द्वारा हमें प्राप्त होता है, वो चीज़ जेम्स डेवर बताते हैं कि उसे वंशानुक्रम बोला जाता है, उसे हेरेडिटी बोला जाता है। ठीक है, तो अब वुडबर्थ क्या बताते हैं, वुडबर्थ बोलते हैं वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ के समय से प्रभावित किया है। वातावरण में जैसे कि परिवार, समाज, जितने भी बाह्य तत्व आ रहे हैं, ठीक है, जीवन आरंभ करने के समय, वुडबर्थ बताते हैं। असेक्स डिटर्मिनेशन में क्या है, लिंग निर्धारण में एक्स जो है ये महिला के लिए है, एक्स वाई पुरुष के लिए है। दो प्रकार के लिंग निर्धारण होते हैं। हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्स और वाई। तो दैट्स वाई द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 46। इट मीन्स 23 पेयर्स आर अवेलेबल इन आवर बॉडी। सेक्स क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। और कितने क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं हमारी बॉडी में, 46, जिसको जो है 23 पेयर्स, मतलब 23 + 23 = 46। तो महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या दिए गए हैं प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में। पहला है प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि के बच्चे होना, या कम बुद्धि वाले के तेज बुद्धि के बच्चे होना,
ठीक है, ये भी बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिसके माता पिता आईएएस हैं उनके बच्चे भी आईएएस बने, हो सकता है वो पढ़ने में कमज़ोर हों। तो यही चीज़ है कि अपोजिट, जो चीज़ें अपोजिट रिलेट करें माता पिता से, वो सब किस में आएंगी, प्रत्यागमन का सिद्धांत में। और दूसरा है गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन थ्योरी में ये बताया गया है कि इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे दादा दादी से, तो यह जो है गाल्टन का सिद्धांत कहलाता है। तो इसमें जानते हैं आप, जैसे बच्चे हैं उनको कुछ लक्षण दादा दादी के प्राप्त हो जाते हैं, जैसे उनकी तरह चलना, कार्य करना, कुछ भी। क्योंकि दादा दादी जो हैं, जो उनके पिता रहेंगे, पिता का रिलेशन अपने पिता से रहेगा, तो कुछ लक्षण जो है पिता के बच्चों में आएंगे। इस वजह से बोल दिया जाता है कि दादा दादी के ही लक्षण दिख रहे हैं। तो गाल्टन महोदय ये चीज़ बताते हैं। दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और भी जानकारियाँ दी जाएंगी। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नेक्स्ट क्लास ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ मिलेगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।